वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड बच्चा पार्टी। अब आप लोगों के सामने ग्रुप के यूनिट का सेकंड पोर्शन में डिस्कस करने लगा हूं, जो कि ग्रुप 2A के कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स वगैरह की स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो, सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात करनी है। मतलब मैं आप लोगों के सामने आज चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके पेश करूंगा कि आपके लिए इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए डिफिकल्ट नहीं होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट 110%। आइए ये चमत्कार आप लोगों के लिए जो है वो कैसे होता है, इसको जरा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो ऑक्साइड्स बनने हैं, सिंपल ऑक्साइड्स होंगे, जिसमें जो बेरिलियम है ये बहुत कम जो है वो अफिनिटी शो करती है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि वो उसकी एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो कि फर्दर ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन को रोक देती है और फर्दर जो है बेरिलियम जो नीचे वाली होती है ऑक्साइड लेयर की वो बच जाती है रिएक्शन करने से। ये तो सारी बात है। फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स, फिर नाइट्राइड्स, फिर हेलाइड्स, सब कुछ बता दिया। अब आप लोगों को फॉर एग्जांपल को ये कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या ग्रुप 2A मेंबर्स रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, तो ये इनके हेलाइड्स बन जाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ग्रुप 2A हेलाइड्स बनाने के लिए आपको चाहिए जो है वो HCl, और आपको पता है कि दे कैन कॉज द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। में यहीं पर अगर HCl का गोल्ड के साथ रिएक्शन कराऊं तो गोल्ड ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसकी वजह आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा कर आया हूं कि तमाम की तमाम ये जो है हाई इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये रिलेटिवली ज़्यादा जो है वो पोजीशन ऊपर रखे हुए होती हैं, जिसका पता आपको रोल पता है कि ऊपर वाला रोल लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला अपने से नीचे वाले जो है वो हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डेफिनेटली रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ जो है वो मैंने शेयर की। इसके बाद इस तरह हेलोजेंस के साथ रिएक्शन का भी मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, थोड़ा सा आपको बता के बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ। ये हेलाइड्स वगैरह बना दिए। अब देखें, नाइट्रेट्स की बात करनी है, कार्बोनेट्स की बात करनी है, हाइड्रोक्साइड्स की बात करनी है, स्टेबिलिटी की बात करनी है। आपको मैं बता दूं कि हमारा कंसर्न यहाँ पर ज्यादा जो है वो ऑफ कोर्स ग्रुप 2A के मेंबर्स के साथ है। तो ग्रुप 2A के मेंबर्स के मैग्नीशियम और कैल्शियम को हम फोकस करेंगे। बाकी आपको पता है कि ये नाइट्रेट्स जो होते हैं इनके डिकम्पोजिशन के ऊपर देखें। अगर तो आपके पास ग्रुप 1A का नाइट्रेट है तो अगर आप गौर करें तो इसका नाइट्रेट डिकम्पोज होकर नाइट्राइड बनाता है। लेकिन आप लोग ज़रा गौर करें कि मैग्नीशियम की बात हो रही हो या कैल्शियम की बात हो रही है, ये बाकी वो ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह को मैं यहाँ पे अब ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा। तो डिकम्पोज होकर नाइट्रेट ने क्या बनाना है, ऑक्साइड। तो ये रहा मैग्नीशियम नाइट्रेट जो हीट अप होकर के डिकम्पोज होकर आपको ऑक्साइड दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। इसका मतलब है कि कोई आपसे कहे कि नाइट्रेट ऑफ ग्रुप 2A, नाइट्रेट्स ऑफ 2A सोर्स किसका है, सोर्स ऑफ, तो एक तो बेटे ऑक्सीजन गैस, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये दो गैसेस प्रोड्यूस होनी है, याद रखिएगा, जब नाइट्रेट ऑफ ग्रुप 2A डिकम्पोज होगा। इसी तरह कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। गैस का डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। नाइट्रेट ने NO2 और O2 प्रोड्यूस करना है, ओके, और कार्बोनेट ने CO2 गैस प्रोड्यूस करनी है, ओके। और इसी तरह हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि हॉट वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होते हैं, ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास वाटर भी प्रोड्यूस हो सकता है और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस में प्रोड्यूस होता है। लेकिन जनरली ज़्यादातर ये होता है कि इसी वाटर के अंदर से जो है वो हाइड्रोजन गैस के भी कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों ने ये बात तो तय कर लेनी है, अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी है कि जब भी ये नाइट्रेट, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड वगैरह डिकम्पोज होगा तो आपको ये डिकम्पोज होकर ऑक्साइड तो लाजमी होंगे। यानी कि आपसे कोई कहे कि मेन
प्रोडक्ट क्या होगी इनकी डीकम्पोजिशन की? मेन प्रोडक्ट जो है वो मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड, और प्लस साथ में एक्स्ट्रा में आपको कुछ गैसेस मिल जाएंगी, रेजिडुअल गैसेस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये बात मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई। अब जरा थर्मल डीकम्पोजिशन के ट्रेंड को भी देख लेते हैं। कार्बोनेट्स का भी जिक्र कर दूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस यहां पे किया, थोड़ा सा इसकी डिटेल आपको बता दूं। जब ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट हीट किए जाते हैं तो डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड यूजिंग हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। ये आपके सामने रिएक्शन मौजूद है। नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा एक्सेप्ट बेरियम जो कि पेरोक्साइड बनाएगा। मोर स्टेबल टू द थर्मल डीकम्पोजिशन गोइंग डाउन द ग्रुप। अब ये आपने ट्रेंड्स याद रखने हैं कि जैसे जैसे टॉप टू द बॉटम जा रहे हैं स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, इसकी रीजन क्या है आइए जरा आपको बता दूं। बेरियम जो है वो बड़े साइज का कैटाइन है, कार्बोनेट बड़े साइज का एनायन है। दो बड़े बड़े लोग जब आपस में मिलेंगे तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दो बड़े साइज के कैटाइन और एनायन अगर आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे और हाई लैटिस एनर्जी चाहिए होगी। अब ये जो मैंने सारी थर्मल डीकम्पोजिशन और स्टेबिलिटी आपके साथ डिस्कस करनी है, ये देखो ये कार्बोनेट्स के डीकम्पोजिशन टेम्परेचर लिखे हुए डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरह नाइट्रेट्स की भी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू द बॉटम जाते हुए इंक्रीज होती है। मैंने बता दिया सोर्सेस कौन कौन सी गैस के होते हैं। अब आइए जरा इस खाली स्लाइड के ऊपर मैं आप लोगों को वो सारी चीजें इकट्ठी करके दे दूं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लैटिस एनर्जी की। और आपको पता है लैटिस एनर्जी को दो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या तो हाई चार्ज डेंसिटी का आयन होना चाहिए, या फिर वो हमारे पास साइज रेशो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन मैच होनी चाहिए। साइज रेशियो ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। तब जाकर हमारे पास वो एक स्टेबल जो है वो कंपाउंड बनता है। अब आप लोगों ने एक फैक्टर तो देख लिया चार्ज डेंसिटी, दूसरा देख लिया साइज रेशियो। अगर कैटाइन लार्ज साइज का है, एनाइन भी लार्ज साइज का लाके जोड़ दो, साइज रेशियो मैच करेगा, मोटे के साथ मोटा, पतले के साथ पतला, एक स्टेबल कंपाउंड बना सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, ये बात आप ज़हन में रख लें। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बात करते हैं ऑक्साइड्स की, अगर आप बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स, अगर आप बात करते हैं हेलाइड्स की, इसी तरह अगर आप बात करते हैं कार्बोनेट्स की, नाइट्रेट्स की, सल्फेट्स की, एक बड़ा इशू आता है सॉल्युबिलिटी का। मैं बच्चों का वो भी मसला हल कर देता हूं। जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है ना, वो इतनी जल्दी आयोनाइज नहीं हो सकता। तो लैटिस एनर्जी का सॉल्युबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, भूलना नहीं आप लोग नहीं। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितनी हाई लैटिस एनर्जी का कंपाउंड होगा उतनी ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी आएगी और उसका वाटर में जाकर डिसॉल्व होके आयंस में स्प्लिट होने वाला सीन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो अब आप लोगों को मैं ग्रुप 2 मेंबर के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स की एक तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर लेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी। और तीसरा जो है हम साथ में ही जिक्र कर लेते हैं, ज़्यादातर
यही पॉइंट पूछे जाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी पूछा जाता है। ज़्यादातर ये 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। आइए ज़रा इन 2-3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स वगैरह पर एप्लीकेबल होगी। तो याद रख लीजिएगा, टॉप टू द बॉटम आते हुए यहाँ पे अब हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है ना, एक बात जेब में रख लीजिएगा, वो टॉप टू द बॉटम आना है। बेरिलियम से स्टार्ट होना है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तक आना है। टॉप टू द बॉटम आते हुए ऑक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? टॉप टू द बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ऑक्साइड की भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हाइड्रोक्साइड की भी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अब ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ की तो बात होगी। व्हाट अबाउट हेलाइड्स? हेलाइड्स के लिए बेसिक स्ट्रेंथ वाला कोई सिनेरियो नहीं है, कार्बोनेट्स के लिए नहीं है, नाइट्रेट्स के लिए नहीं है, सल्फेट्स के लिए नहीं है। ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो सिनेरियो था, ये या तो ऑक्साइड के लिए था या हाइड्रोक्साइड के लिए था। आगे आ जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, बेरिलियम का ऑक्साइड स्टेबल है, इसीलिए ये जो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स हैं बेरिलियम के, ये इतनी जो है वो क्विकली अगर हम देखें तो डिकम्पोज होते हैं या नहीं होते, ये बात अब आप लोगों को मैंने सिखा देनी है। आपने मेरे 2 रूल्स याद रख लेने हैं। ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं, ये इतनी आसानी से डिकम्पोज अगर होते हैं तो इसकी रीजन क्या है? ये टॉप टू द बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती क्यों है, इसकी रीजन क्या है? आइए ये मैं अब आपको बताता हूं। जब आप बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करोगे ना, तो इसने बेरिलियम ऑक्साइड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। ये 149 पर फट से डिकम्पोज हो जाएगी। मैग्नीशियम जरा टाइम लगाती, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम, और क्या वजह है यार, क्यों आसानी के साथ ये डिकम्पोज नहीं होते? बेरिलियम का ये जो ऑक्साइड बनता है, तुम्हें पता है ये स्टेबल ऑक्साइड है, स्टेबल ऑक्साइड है, ये एक स्टेबल ऑक्साइड है। जब प्रोडक्ट स्टेबल होती है तो रिएक्टेंट की कोशिश होती है बड़ा तेजी से फास्ट रिएक्शन शो करे और फट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो तय कर लो ये बात कि बेरिलियम का ऑक्साइड एक स्टेबल ऑक्साइड है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि फर्दर वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता, स्टेबिलिटी यहां से भी प्रूव हो सकती है। तो फिर एक बात हम लोग तय कर लें कि ये सारा चक्कर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या, कि अगर ऑक्साइड प्रोडक्ट में जो बन रहा है वो स्टेबल है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी कंपाउंड की, उसको इतना ज़्यादा हीट रिक्वायर नहीं होगी डिकम्पोज होने के लिए, क्योंकि वो पहले से तैयार बैठा होगा कि मौका मिले वो फट से डिकम्पोज होकर अपनी स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब समझ आ गई आपको बात? अब वापस आते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं बड़ी हेजिटेशन के बगैर ये बात समझा सकता हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्साइड की बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड स्टेबल होगा, नीचे वाले अनस्टेबल होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बेरियम। इस तरह हाइड्रोक्साइड का भी सेम वही ट्रेंड है, डिक्रीज होती है थर्मल स्टेबिलिटी। हेलाइड्स की भी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, वजह वही चार्ज डेंसिटी, यहाँ की वजह चार्ज डेंसिटी है। लेकिन अब कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स वगैरह को जब आप हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको पता है कि ऑक्साइड जो है वो बेरिलियम का स्टेबल होता है, तो वो इतनी आसानी के साथ जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि वो जो बेरियम वगैरह के ऑक्साइड्स हैं वो डिफिकल्टी जनरेट करते हैं, क्योंकि उनके ऑक्साइड्स इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। जब प्रोडक्ट अनस्टेबल होती है तो रिएक्टेंट कहते हैं नहीं मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना। जब प्रोडक्ट स्टेबल होती है रिएक्टेंट कहते हैं हाँ मैंने रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो उस वक्त उस रिएक्टेंट पहले से ही वो क्या कहते हैं, पहले से ही मूड बना होता है, थोड़ी सी हीट देते हैं वो फट से डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन बेरियम शेरियम जो है इनका मूड बनाना पड़ता है, इनका मूड बनाने के लिए इनको ज़रा ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर क्या एक्चुअली रीजन है। तो कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स की टॉप टू द बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स की भी इंक्रीज होती है। अब जब थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। तो ये भी मैं आपको बता दूं
कि थर्मल स्टेबिलिटी का और सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता वो सॉल्युबल भी आसानी से नहीं होता। यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम। स्टेबल है कंपाउंड, डिकम्पोज नहीं हो रहा, सॉल्युबल नहीं हो रहा। ठीक है, आप देखिए, अब टॉप टू द बॉटम आना है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी तो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। हेलाइड्स की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। यानी कि इसका मतलब है टॉप टू द बॉटम आए, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और हेलाइड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। इसका मतलब है कार्बोनेट्स वगैरह के अंदर अगर हम चले जाएंगे, जब उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही थी तो ऑफ कोर्स उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। इसीलिए इनसॉल्युबल होता है कि बेरियम का लार्ज साइज का कैटाइन सल्फेट के लार्ज साइज के एनाइन के साथ इतने मजबूत किस्म के संबंध बना लेता है जिसके बाद इनके एक दूसरे को छोड़ने को दिल नहीं चाहता और वो वाटर में इतनी आसानी के साथ डिसॉल्व होकर ये आयोनाइजन नहीं होता। लो जी बच्चों, ये बात तो आपको मैंने समझा दी, सिखा दी। अब आप हरफन मौला हो गए हैं। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, हेलाइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स का मतलब आप दो ग्रुप बना सकते हैं कि हेलाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स के लिए जो ट्रेंड है वो डिफरेंट है। कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स के लिए जो लार्ज साइज के पोलराइजेबल साइज के एनाइंस हैं, इनके लिए ट्रेंड कुछ और है। जो स्मॉल साइज के एनाइंस हैं उनके लिए ट्रेंड कुछ और है। ऑक्साइड स्मॉल साइज का एनाइन है, हाइड्रोक्साइड स्मॉल साइज का एनाइन है, हेलाइड स्मॉल साइज का एनाइन है, लेकिन कार्बोनेट्स लार्ज साइज के हैं, नाइट्रेट्स लार्ज साइज के हैं, सल्फेट्स भी लार्ज साइज के हैं। तो ये इनके लार्ज साइज की वजह से एक इनके अंदर जो है वो वेरिएशन आती है। ये तो रहा पॉइंट जो मैंने आपको समझाया। इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसको समझिएगा, पढ़िएगा। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि टॉप टू द बॉटम अगर हमने आना है तो क्या बढ़ना है और क्या कम होना है। ऑल दिस प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ये बेरिलियम का अपने बाकी खानदान के लोगों के साथ कुछ जो बातें नहीं बनती उनका एक डिफरेंस है। ये हार्डर है और सॉफ्टवेयर है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं, इनके लो होते हैं। ये इनसॉल्युबल ऑक्साइड होता है। हमने पढ़ा हुआ कि टॉप टू द बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑक्साइड की इंक्रीज होती है, लेकिन बाकी स्लाइटली सॉल्युबल है जो है और फिर उसके बाद फेयरली सॉल्युबल की तरफ जाते हैं, यानी कि टॉप टू द बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इन सिंपल कोई आपसे कहे विच ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आपका आंसर अब यहाँ पे आ गया, बेरिलियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल। और टॉप टू द बॉटम सॉल्युबिलिटी ने इंक्रीज होना मैंने आपको बताया हुआ है। रेजिस्टेंस टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बाकी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करके देती है अल्कलीज के साथ, बाकी ऐसा नहीं करते। बेरिलियम की हाई चार्ज डेंसिटी इसके अंदर रीजन के तौर पे इन्वॉल्व होती है। और आपको पता है बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। ये एसिड्स लाइक H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम सल्फेट वगैरह बना देता है और अल्कलीज लाइक NaOH वगैरह के साथ रिएक्शन करके बेरिलेट वगैरह बना लेता है। अब आप लोगों ने एक बात ध्यान में रख लेनी है कि टॉप टू द बॉटम आते हुए मैं बता चुका हूं कि इनके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि टॉप टू द बॉटम आएंगे, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए ये एम्फोटेरिक है। टॉप टू द बॉटम आऊं तो एम्फोटेरिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, साइज बढ़ता चला जाता है। तो आप लोगों को ये भी देख लिया, समझ लिया कि ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन अ ग्रुप। ये बात मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दी थी कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है और उसके बाद जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ये सिंपल सी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और हेलाइड्स के वाले से बात की। अब सवाल आ जाए पेपर में, अटेम्प्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूँ कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर soluble oxide and nitrate of 2A। 2A का मोर soluble ऑक्साइड और नाइट्रेट बताना है। अब आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड,
बेरियम ऑक्साइड। इसी तरह बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बाकायदा बेटे ये सिलेबस का हिस्से हैं आपके, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट एंड लाइकवाइज बेरियम नाइट्रेट। अब मेरा तुम लोगों से सवाल पता क्या, इनमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा टॉप टू द बॉटम आते हुए थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है ऑक्साइड्स की और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा मोर बेसिक भी यही होगा और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल भी यही होगा। तो बेसिसिटी और सॉल्युबिलिटी मैंने आपके साथ में रिलेट करी, यानी कि आप एक और बात ऐड कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये बात तो भूलने वाली है। इसी तरह नाइट्रेट्स की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो स्टेबिलिटी है वो टॉप टू द बॉटम बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास बेरियम नाइट्रेट जो है, या बेरिलियम नाइट्रेट जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल कंसिडर किया जाएगा एज कम्पेयर टू बेरियम नाइट्रेट, क्योंकि बेरियम नाइट्रेट एक स्टेबल कंपाउंड है, ये इतनी जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा। तो इधर बेरिलियम की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो इधर बेरियम के ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ये बातें कभी ना भूलना, ये कोई आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अगली वीडियो देखें हैलोजेंस के बारे में। खुदा हाफिज़।